के डीसीपी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अभय कुमार यादव जिनके ऊपर कार्रवाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने की है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड की गई है। पटना में ये छापेमारी चल रही है। ये तस्वीर आपको उस घर की, उस आवास की दिखा रहे हैं जहां पर देखिए छापेमारी चल रही है। मद्य निषेध विभाग में ये तैनात है। सीआईडी के डीसीपी पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। छापेमारी से जुड़ी जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर टीम पहुंची हुई है और यहां से कई डॉक्यूमेंट्स, कई जो संपत्ति है उसके बारे में भी जानकारी हासिल इस टीम को हुई है। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां से बताया जा रहा है कुछ ज्वेलरी, कैश और संपत्तियों के जो कागजात है वो भी यहां से मिले हैं। तो सीआईडी के डीसीपी जिनके ऊपर यह बड़ी कार्रवाई, अभय कुमार यादव इनका नाम है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। और संजय, मद्य निषेध विभाग में ये तैनात है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई, क्या पूरा मामला? भ्रष्टाचार के खिलाफ आज जो करप्शन एंटी टीम है, जो दो विंग है, वो उसने अलग अलग दो बड़ी कार्रवाई की है। और मद्य निषेध विभाग में जो डीएसपी हैं उनके ठिकानों पर तो छापेमारी चली रही है, खगड़िया और पटना। एक दूसरी और बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ की गई है। जो डीएसपी हैं अभय कुमार यादव, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने ही थाने में एफआईआर लॉन्च किया है और कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद आज छापेमारी चल रही है। अभी से थोड़ी देर पहले ये डीएसपी लेवल के ऑफिसर के नेतृत्व में छापेमारी शुरू हुई और देखना होगा जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ती है तो आय से अधिक कितनी संपत्ति मिलती है। दूसरी जो बड़ी कार्रवाई है वो आर्थिक अपराध इकाई की है। आर्थिक अपराध इकाई ने शिक्षा विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोद कुमार के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया था आय से अधिक संपत्ति में, और उनके कई ठिकानों पर पटना में, सहरसा में और सीतामढ़ी में छापेमारी चल रही है। डीएसपी लेवल के अफसर ही इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं और आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आय से अधिक तकरीबन 300% संपत्ति का ये मामला है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने रियल एस्टेट में किया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई और करप्शन के अगेंस्ट में एक बड़ा मैसेज, चूंकि कम्युनल करप्शन और जो दूसरी चीजें हैं उसके खिलाफ नीतीश सरकार की यूएसपी रही है और उसी के तहत आज सुबह सुबह पटना समेत राज्य के दूसरे जिलों में चल रही है। छापेमारी में क्या कुछ निकल कर आता है दोनों जगह से, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, सारी जानकारी धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगी। जी राहुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए एक साथ कई जो कार्रवाई है वो हुई है, कहीं ईओयू की दबिश देखने को मिली है तो कहीं दूसरी केंद्रीय एजेंसी है उसकी दबिश देखने को मिली है। बढ़ेंगे आगे, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट समीक्षा पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। तो कई याचिकाएं दाखिल की गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि 10 तारीख को हम एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआईआर को लेकर के बिहार की सियासत भी काफी तेज है और इन सब के बीच आज नजर होगी सुप्रीम कोर्ट पर। बता दें कि 2 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बिहार वोटर लिस्ट की जांच के फैसले को चुनौती दी गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा समेत कई लोगों ने याचिका दायर की है। बता दें कि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची इस मामले पर सुनवाई करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ कई अन्य दलों के नेताओं ने वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में जमकर प्रदर्शन भी किया था। कल बंद बुलाया गया था जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग का कहना है कि पिछली बार यानी 2003 में 31 दिन में ही एसआईआर हुआ था। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। शंकर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई, सियासत काफी तेज हो चली। कल बिहार बंद भी था, प्रदर्शन करने के लिए महागठबंधन के नेता सड़कों पर थे, लेकिन आज निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर। क्या कुछ हो सकता है, क्या दलीलें दी गई हैं? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची के बेंच में आज बेहद महत्वपूर्ण आज सुनवाई होनी है। अब बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से मतदाता विशेष जो उनकी लिस्ट है उनकी पुनरीक्षण से जो जुड़ा मामला है, तो इस मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जो फैसला लिया गया उसी फैसले के खिलाफ जिस तरह से कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है तो उन याचिका के माध्यम से तमाम बातों को रखा जा रहा है। तो आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। खास तौर पर जो एडीआर संस्था है, एडीआर संस्थान के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी मुख्य तौर पर उसकी याचिका है, तो आज इस मामले पर कोर्ट के द्वारा सुनवाई होगी और कोर्ट में सुनवाई के दौरान में वो तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि किस तरह से जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके द्वारा जो लिए गए फैसले हैं और ख़ास तौर पर जो
विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो मामला है, तो इस मामले में क्या क्या खामियां हैं, तो इन तमाम मसलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर जिस तरह से बिहार में माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार के इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में भी चर्चाएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पर मसला जरूर बिहार का है, लेकिन इसका जो एक अच्छा खासा असर कई राज्यों में भी देखने को मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई और ज़्यादातर जो याचिकाएं हैं वो याचिका चुनाव आयोग के खिलाफ भी बाकायदा जो चुनाव आयोग के जो फैसले हैं उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। एक याचिका उसके समर्थन में है जो वकील अश्विनी उपाध्याय के द्वारा फाइल किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज तकरीबन 10:30 बजे के बीच में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। जस्टिस धुलिया और जस्टिस बागची जो है उनकी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान में उन तमाम दलीलों शंकर आपके पास आएंगे। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आरजेडी की तरफ से भी याचिका डाली गई और इसके साथ साथ और भी याचिकाएं डाली गई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सब याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से क्या आप लोगों को ये उम्मीद है, जिस तरीके से आप लोग कल सड़कों पर उतरे थे और लगातार इस मतदाता पुनरीक्षण जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आज की सुनवाई को लेकर के क्या उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई होनी है। वोटर रिवीजन के नाम पर जिस तरह से गरीबों को, वंचितों, शोषितों को वोट के अधिकार से वंचित करने की मंशा है, इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन, श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने कल सड़कों पर भी प्रदर्शन किया और सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये कैसे हो सकता है कि लोगों के वोट के अधिकार को कोई छीन सकता है? चुनाव आयोग का धर्म है, कर्तव्य है, निष्पक्षता से चुनाव कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार का प्रयोग कैसे कराएं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें जी। किसी की नागरिकता देने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन चुनाव आयोग लगातार स्पष्ट कर रहा है कि हम किसी वोटर्स को हटाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो अयोग्य हैं, और देखिए सीमांचल का एक जो मसला सामने आया, जो डेटा हमने भी दिखाया कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है और वोटिंग में हेरफेर होती है, ये भी अब शक के दायरे में है। देखिए, अगर जिस घुसपैठिए की बात या जिसकी बात हो रही है 11 वर्षों से केंद्र में बीजेपी सरकार में है, तो ये काम किसका है? ये सब बहाना है। दरअसल जितने कागजात जा रहे हैं और जितने कम समय दिए गए हैं, इसमें संभव नहीं है। यही करना था तो 3 महीना पहले, 6 महीना पहले कर लिए जाते। किसी को कोई आपत्ति नहीं। आधार कार्ड से, राशन कार्ड से आप कैसे आ सकते हैं, वंचित कर सकते हैं लोगों को? तो ये मंशा स्पष्ट दिख रही है। कहीं न कहीं दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्या ये भी आप लोगों को डर है कि आपका एक बड़ा वोट बैंक ना चला जाए, अयोग्य ना घोषित हो जाए इस एसआईआर में? हमारा बड़ा वोट बैंक ना चला जाए। चुनाव आयोग जी अगर बीजेपी का आयोग बनकर काम करने लगे, केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने लगे, तो फिर चलिए प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन जी से पूछ लेते हैं। मृत्युंजय जी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि इन्हें दुख भी है कि वो वोटर्स जिनको अयोग्य अगर ठहरा दिया जाए तो ये सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग चले गए हैं, सुनवाई भी आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, संविधान की प्रदत्त शक्तियों के तहत जो है उसी पर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है तरीके से सही मतदाताओं से चुनाव कराने का। 1952 से चुनाव आयोग लगातार चुनाव कराती आ रही है। उसकी जिम्मेवारी है कि सही मतदाता छूटे नहीं और जो उपयुक्त मतदाता है उनके माध्यम से चुनाव कराना। तो ये जिम्मेवारी का निर्वहन चुनाव आयोग करता रहा है। पहले भी जो है जो लोग हारना तय जिनका माना जाता है वो लोग ठिकरा फोड़ रहे हैं, जिनको सभी संवैधानिक संस्थाओं पर जो है विश्वास नहीं है, न चुनाव आयोग पर है, न कोर्ट पर है, न किसी अन्य संस्था पर है, वो लोग जो है कोई न कोई बहाना पहले से बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो है ये काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ऐसे तमाम लोगों को उसकी जिम्मेवारी है कि जो मतदाता 3-4 जगहों पर नाम अंकित है उनका छांटना, कोई गलत तरीके से जो है मतदाता
जो है अंकित हो गया है उसको देखना, और सही मतदाताओं का जो है उनका नाम अंकित हो जाना चाहिए उसमें मतदाता सूची में। इसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग लगातार प्रतिवर्ष करती रही है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष जिनको DLA 2 बना कर करके और प्रत्येक बूथों पर उनको दिया गया है कि आप अपने। लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, आपको ये क्या समझ में आ रहा है कि जो खास करके जो अयोग्य मतदाता घोषित कर दिए जाएंगे या फिर जिस पर नजर चुनाव आयोग की भी है, उसको लेकर के इतना प्रेम क्यों छलक रहा है विपक्ष का? इसलिए कि इन लोगों को जो है सही मतदाताओं पर जो है विश्वास नहीं है। ये लोग लाठी तंत्र, गोली तंत्र, बंदूक तंत्र, लूट जो है ये इसी काम को कर करके सत्ता में रहे। और जब से ये लूट तंत्र समाप्त हो गया है, बूथों का लूटना, तब से ये सत्ता से बाहर हो गए। तो आज भी इनको लगता है कि अगर जो है गलत मतदाता होंगे उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा तो हमारी हार निश्चित है। हारना तो तय है इनको, इसलिए कि सही मतदाता सही मतदान कर करके अपने प्रतिनिधि, अपनी पार्टी, अपनी सरकार बनाने का काम करते हैं। वो गलत लोगों को पसंद नहीं करते हैं मतदाता। चले बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। प्रेम रंजन पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया, मृत्युंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, इस कोर्ट की कार्रवाई को, प्रोसीडिंग को लेकर के अपडेट आपके पास और क्या कुछ है वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आज की सुनवाई के दौरान में आज ये भी हो सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा भी तमाम पॉइंट्स को कोर्ट के सामने रखे जा सकते हैं और क्या क्या इस मामले पे अब तक प्रावधान कर रहे हैं और किस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों के दौरान में बिहार में विशेष मतदान सूची पुनरीक्षण के मामले में क्या क्या वहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो इस मामले पर विस्तार से तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा और बताया जाएगा कि अब तक क्या क्या किया गया है और अगर कहीं पर कोई अफवाह जैसी स्थिति बन रही है तो उसको कैसे आप दूर कर रहे हैं। इसके साथ ही SIR का लक्ष्य जो है मतदाता सूची को त्रुटिपूर्ण करना और पारदर्शी बनाना है। देखिए, चुनाव आयोग का जो एक मंशा है, चुनाव आयोग के द्वारा बहुत पहले से इस बात को मजबूती से कहा जाता है कि कोई भी शख्स वोट देने से वंचित ना रहे। तो इस मामले को भी ध्यान रखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी अयोग्य आदमी इस मतदाता सूची में जुड़ ना सके या उसको उसके वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को कोर्ट के सामने भी आज मजबूती से कोर्ट के सामने रखा जाएगा। जी जी, चलिए बिल्कुल। तो चुनाव आयोग की अगर बात करें तो चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, क्योंकि एक साथ कई याचिकाएं दाखिल की गई है और उसका जवाब भी देना है, ये बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए भी। चुनाव आयोग कैसे संतुष्ट करेगा कोर्ट को, क्या तैयारी है? चलिए बिल्कुल, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, आज कोर्ट की प्रोसीडिंग SIR मामले को लेकर के होनी है और कई याचिकाएं दाखिल की गई है जिस पर एक साथ सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि SIR को लेकर के, ये मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला जो है वो निकल करके सामने आता है। असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। असित नाथ तिवारी जी, चूंकि इस समय डेडलाइन जो है वो काफी कम रखा गया है और वैसे में आप लोगों की भी कोशिश यही थी कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है हो सके कि आप लोगों के पक्ष में आ जाए या फिर क्या होगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी आपकी मंशा, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस SIR को लेकर? देखिए, हमारा स्पष्ट स्टैंड है कि वो लाखों गरीब, मजदूर, महिलाएं, दलित जिनके पास जरूरी कागजात नहीं है, उन्हें पर्याप्त समय मिलना चाहिए। उन्हें, आप ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ना जो डॉक्यूमेंट्स सबके पास अभी नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास जी तो वो डॉक्यूमेंट सबके पास होने चाहिए। इसलिए लेकिन ऐसा भी नहीं कि डॉक्यूमेंट्स की संख्या कम है। 11 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखे गए हैं कि आप 11 डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी दिखा दीजिए। नहीं, कुछ भी 11 डॉक्यूमेंट जो है ना उसको समझिए। जैसे बिहार एक गरीब स्टेट है, यहाँ के प्रवासी मजदूर आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां भी मिल जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में ही मिल जाते हैं। अब आप इनसे पासपोर्ट मांगिएगा, बेचारा पासपोर्ट कहाँ से लाएगा? जनरली डॉक्यूमेंट्स के नाम पर बिहार में आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, इस तरह की चीजें होती हैं लोगों के पास। अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं, बिहार में करोड़ों लोग कह सकते हैं ऐसे हैं जिनकी अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं है, वो दूसरों के बसाए हुए लोग हैं। किसी ने लाके उनको बसा दिया, उनके नाम पर जमीन नहीं की, तो उनके पास जमीन के कागज भी नहीं मिलेंगे, अपनी जमीन पर घर नहीं है। तो जी
चलिए, बिल्कुल सत्यनाथ तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रतिक्रिया देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। छपरा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के लेरुआ गांव में दो ठग बीएलओ बनकर एक महिला के घर पहुंचते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के बहाने उन्होंने महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र लूट लिया। जानकारी के मुताबिक बुधवार को दोपहर एक बाइक पर सवार दो अपराधी विद्याशंकर श्रीवास्तव के घर पहुंचे और अपने को बीएलओ बताते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए फोटो खींचने की बात कहकर घर का दरवाजा खुलवाकर अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसे एक अपराधी ने विद्याशंकर श्रीवास्तव की बुजुर्ग पत्नी से वोटर लिस्ट में अभी का फोटो लगाने के लिए जरूरी फोटो खींचने के लिए मंगलसूत्र उतारने की बात कही, जिसके बाद ऐसे ही बुजुर्ग महिला ने अपना मंगलसूत्र उतारकर तकिए के पास रखा। इसी बीच अपराधी ने उनके आधार कार्ड लाने को कहा और इतने में उनका मंगलसूत्र उठाकर बाहर निकला और बाइक से फरार हो गया। बुजुर्ग दंपति ने मढ़ौरा पुलिस को इसकी सूचना दी है। फिलहाल इस घटना में शामिल अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है। यही घटी है कि आकर के इलेक्शन के नाम पर दरवाज़ा खुलवाया। अच्छा, कि सुधार करना है, फोटो लेना है, और वही घर में घुस करके मंगलसूत्र उतरवा दिया वाइफ का। हम तो सुने नहीं। और उसके बाद कहा कि फ़ोटो खींच रहा है। रह कर हम लोग आंगन में गया तो हमको संदेह हो गया। हम चिल्लाए कह रहे ये गलत आदमी है। अच्छा, आदमी सब ठीक नहीं है। वहाँ से भागा। मंगलसूत्र देखा था कि तकिया के नीचे रखी है और लेकर के भाग गया, तुरंत भागा। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां छेड़खानी के विरोध में मारपीट हुई। लड़की के भाई की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई है। मुस्लिम युवक पर छेड़खानी का आरोप लगा है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। धारदार हथियार से हमला कर जख्मी किया गया। मेहसौल थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो सीतामढ़ी से यह बड़ी खबर, जहां छेड़खानी के विरोध में मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि लड़की के भाई की बुरी तरह से पिटाई की गई है। बिहार में मानसून के मिजाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बाकी के जिले में मानसून रूठा रहेगा। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जुलाई के बाद से ही फिर से मानसून के फिर से सक्रिय होने के आसार हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। के मिजाज में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रही है। अगर बात मानसून की करें तो बुधवार को पटना राजधानी में झमाझम जो है वो बारिश हुई। और आज अगर बात करें हम तो बिहार के 6 जिले में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बताते ये चले कि मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनके तरफ से ये जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अगले 16 जुलाई के बाद से ही मानसून फिर से जो है वो पूरी तरह से सक्रिय होगा। और बीते 24 घंटे में पटना के अलावा हाजीपुर, सुपौल, मधेपुरा में भी बारिश हुई है। और औरंगाबाद में सबसे अधिक बारिश जो है वो हुई है, रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान जो है 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और आज की बात करें तो आज बांका, जमुई के साथ साथ 6 जिलों में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। राजधानी पटना में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे तौर पे जो है वो बादल छाए हुए हैं। लेकिन बारिश की अगर बात करें तो बारिश की संभावना जो है वो आज कम है, क्योंकि मानसून थमा हुआ है। और इसको देखते हुए जो मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि बंगाल के खाड़ी के ऊपर कोई मजबूत सिस्टम नहीं बन रहा है। इस वजह से मानसून की जो है वो रुकावट देखने को मिल रही है। बारिश जो है वो फिलहाल रुकी हुई है। और अरब सागर से आने वाली पश्चिमी हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पूर्वी हवाओं के बीच टकराव नहीं होने से बिहार में बादल बने रहने की बात कही जा रही है। और बारिश होने की स्थिति फिलहाल थोड़ी कम नज़र आ रही है। मानसून ट्रफ लाइन भी दक्षिण की ओर झुकी हुई है, जिस वजह से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बारिश ज़्यादा होगी। जबकि बिहार की बात करें तो मानसून की सक्रियता कमज़ोर पड़ी हुई नजर आएगी। और यह स्थिति अगले 5 से 6 दिनों तक यूं ही देखने को मिलेगी। 16 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके बाद बिहार में बारिश की गतिविधियां फिर से तेज होगी। लोगों को उमस भरी गर्मी से उसके बाद ही राहत मिलेगा, यानी कि 16 जुलाई तक जो है वो लोग उमस भरी गर्मी से परेशान होंगे। और अगले 2 से 3 दिनों की बात करें तो मौसम के तापमान में बढ़ोतरी और उमस जो है वो देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर भागलपुर से, जहां लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अलर्ट है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर बढ़ा है। हालांकि भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से अभी बहुत नीचे बह रही है, लेकिन
हाल के दिनों में बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है और इसका असर गंगा नदी पर पड़ रहा है और यही कारण है कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। भागलपुर के बरारी सीढ़ी गंगा घाट की यह तस्वीर है और इस तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा का पानी रिवर फ्रंट के सीढ़ी पर पहुंच गया है। हालांकि अभी गंगा खतरे के निशान से नीचे है, तो ऐसे में लोगों को रिवर फ्रंट पर गंगा में स्नान करने में काफ़ी आसानी हो रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में आने वाले समय में गंगा घाट जो है वो डूब सकता है और लोगों को फिर यहाँ पर स्नान करने में भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन भी अलर्ट मोड में है। लोगों से, खासकर गंगा के किनारे रहने वाले लोग और निचले इलाके में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए न्यूज़